नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी कवर करेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है प्रैक्टिस सेट जो है 15वां देखेंगे। और ये जो क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। जिन भी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान या कहें कि संविधान या राज्य व्यवस्था को मेंशन किया गया है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आज की ये जो क्लास होगी महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे और जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए जो है इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी पहले प्रश्न को देख पा रहे होंगे, तो आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। विकल्प में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ये चार विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो यदि बात किया जाए कि जो कलकत्ता है, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वह जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और यहाँ पे आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो वो किस सन में किया गया था, तो 1774 में किया गया था। यहाँ पे आपको समझना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, बट जो है स्थापित कब हुआ, 1774 में हुआ था। और जब ये स्थापित हुआ था तो इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। आप सभी नोट कर लेंगे, एलिजा इम्पे जो थे इसके जो है प्रथम या मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए थे। और इनके सदस्यों में देखा जाए तो तीन जो है अन्य न्यायाधीश को भी चुना गया था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि पहले प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पहला दिया है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा विकल्प दिया है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ये दिया है। और नीचे दिए गए कूट में से आप सभी को सही आंसर का चयन करना है कि कौन सा जो है कूट इसमें से सही होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए जो है इस प्रश्न की हम व्याख्या करते हैं। तो आप सभी को पता है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की गई थी। तो बिल्कुल जो पहला कथन है, जो पहला कूट है, ये तो सही दिया है। और यहाँ पे अगला दिया है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे जो दूसरा कूट दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी कि सर एलिजा इम्पे क्या थे, इसके प्रथम न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अर्थात आप सभी ने देखा कि दूसरा जो कथन है यह गलत दिया गया है। अर्थात जो है विकल्प के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा पहला विकल्प जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि ये क्लास जो है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो है कारगर साबित होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें आपको क्या करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, फिर यहाँ पे दिया है नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये सब आप यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को देख पा रहे हैं। तो इन सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर कूट दिया है, इन कूट में से सही जो है आंसर को चयन करना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए जो है देखते हैं, तो आप लोग बताएं फिलहाल कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या होगा आंसर। देखिए, पहला जो दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना दिया है, तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना किया गया था तो पीड्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था। अर्थात जो पहला है पहले का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसके तहत की गई थी, तो नियामक अधिनियम 1773 के तहत की गई थी, अर्थात बी का जो है पहला हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी, तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दी गई थी, अर्थात सी का हो जाएगा तीसरा। और जो अंतिम है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दी गई थी, अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा 2 1 3 4 होगा, अर्थात जो विकल्प बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, आपको बताना है। और यहाँ पर दिया है, पहला दिया है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा दिया है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा दिया है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद दिया है। फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है आप सभी को सही उत्तर चुनना है। और यहाँ पर जो है कूट दिया है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 3, 1 2 3 सभी दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम अंग्रेजी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इसमें जो है कहीं ना कहीं 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसका भी योगदान था, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा देखा जाए तो प्रथम बार जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो विकल्प डी है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जो है कूट जो है आपके जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव इसके बारे में बताते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। और यहाँ पर विकल्प है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। आप लोग बताएं कि राइट आंसर जो है क्या होगा। बिल्कुल 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यदि बात किया जाए कि पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या जो 6 है, तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे कथन दिया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। अगला दिया है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय
राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। और तीसरा दिया है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। और उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जो पहला जो यहाँ पर कूट दिया गया है या जो पहला कथन दिया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार या चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया गया था। तो बिल्कुल जो है पहला कथन तो सही दिया गया है। और हम चलते हैं, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। दूसरा कथन भी सही दिया गया है। और जो तीसरा दिया है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये जो है कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि भारत का राजस्व जो है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये बात जो है किस एक्ट की तहत की गई थी, तो चार्टर अधिनियम जो है 1858 के तहत की गई थी। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, विकल्प जो पहला है केवल 1 और 2, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। और चलते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 से है, इसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। पहला दिया है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1853 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। बिल्कुल भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए जो संभव बनाया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया था। अर्थात जो पहला विकल्प है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि जो 8 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। विकल्प में है 1892, 1909, 1919, 1935 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल 1919 की अधिनियम, भारत सरकार जो है अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रथम बार जो है विधान पालिका क्या बनाई गई थी, द्विसदनीय बनाई गई थी। और इसमें देखा जाए तो जो द्विसदनीय बनाई गई थी, इसमें से यदि बात करें कि जो ऊपरी सदन होता है, जो अपर हाउस होता है, तो अपर हाउस जो होता है इसे क्या कहा जाता है, तो राज्य परिषद जो है अपर हाउस को कहा जाता है। और अपर हाउस जो है, जो राज्य परिषद है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, तो 5 ईयर्स का जो है इसका कार्यकाल होता था। और जो निचला सदन होता था, तो निचले सदन को जो है क्या कहा जाता था, तो इसे जो है केंद्रीय विधान सभा निचले सदन को कहा जाता था। और जो निचला सदन होता था, यदि बात किया जाए कि इनका जो कार्यकाल होता था, प्रथम बैठक से लेकर के देखा जाए तो 3 ईयर्स का होता था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि विकल्प जो सी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, इसमें पुट किया गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है। और विकल्प में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इसी के तहत ही राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई। अर्थात जो विकल्प बी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की जो शक्ति होती है, इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 123 में किया गया है। अर्थात यदि संसद का कोई सदन सत्र में ना हो या संसद की छुट्टियां चल रही हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके जो है कानून को बना सकता है। और ये जो प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में 2008 में
पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी ये जो प्रश्न है, अभी जो पेट का एग्जाम हुआ था, तो पेट के एग्जाम में यही जो है प्रश्न पूछा गया था। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं, तो निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, आपको बताना है। पहले विकल्प में दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 से दिया है। आप लोग बताएं कि बर्मा जो है, बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था। तो बिल्कुल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के तहत जो है इसको जो है भारत से अलग किया गया था। अर्थात जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो विकल्प जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर विकल्प में दिया है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। और अगला दिया है कि इसमें जो है भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इन कथनों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री की परीक्षा 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो 1935 का जो एक्ट है, यदि इसके विषय में बात किया जाए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को बिल्कुल पता है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, इसीलिए जो है यह जो है क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अर्थात देखा जाए तो विकल्प जो ए है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। यहाँ पर कुछ विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो पहले विकल्प के रूप में दिया है, देश के लिए एक लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना। यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, बिल्कुल तेजी के साथ आप लोग कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो जो पहला बिल्कुल आप लोग बताएं निम्नांकित में से कौन सा 1935 के अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल जो पहला विकल्प है दोस्तों, यही राइट आंसर होगा, देश के लिए लिखित संविधान। बिल्कुल पहला विकल्प जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि 1935 का जो अधिनियम है द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। विकल्प में दिया है संघीय विधान पालिका, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि 1935 के अधिनियम में देखा जाए तो संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है किसको दी गई थी, जो प्रांतीय गवर्नर होते हैं, प्रांतीय गवर्नरों को जो है ये शक्तियां दी गई थी। अर्थात विकल्प क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल, सॉरी विकल्प जो है सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यदि हाँ यदि हम देखते हैं कि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर जो है किसको दी गई है, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, इनको जो है अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वर्तमान में है। अर्थात केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किस एक्ट के द्वारा। तो विकल्प में दिया है 1909 अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा, उपरयुक्त में से कोई नहीं दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो विकल्प सी है, 1935 की अधिनियम के तहत ही संघीय व्यवस्था तथा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के
संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? विकल्प पहला है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा विकल्प है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, तीसरा विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935, अंतिम विकल्प है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही ये अधिकार दिया गया था, अर्थात विकल्प जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास में आप सभी ने देखा कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए कराए गए हैं तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।